अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स। एंड अगर कोई स्टूडेंट पूछता है क्या ये 15 to 20 डेज में ऑडिट कर सकते हो, तो मैं मेरा सिर्फ आंसर यस नहीं होगा, बल्कि मैं बोलूंगा आप ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर को 3 बार कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। ऑडिट का पेपर अगर राइट स्ट्रेटेजी के साथ किया जाए, अगर राइट प्लान के साथ किया जाए, तो 4-5 दिन में भी आप पास कर सकते हो। 15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, तो 15 दिन तो अच्छा सफिशिएंट टाइम है पास करने के लिए। मेरे पास ग्रेड ओपन है, मैं डे प्लान में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ग्रेड में दिखाता हूँ कितना आसान है ऑडिट को पास करना। अगर हमारे स्क्रीन के सामने आप देखेंगे 4 ग्रेड्स आ रही है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। इन 4 ग्रेड्स को मिला के जो आपके टोटल टॉपिक्स बनते हैं वो 25 टॉपिक्स बनते हैं। अभी ये आप देखें, ये हमारे आगे स्पेसिफिक एग्जामिनेबल टॉपिक्स, और ये अराउंड कितने टॉपिक्स है, 25 ही नहीं, 27 टॉपिक्स है। 4 ग्रेड्स, 27 टॉपिक्स, 100 मार्क्स। आपको कितने चाहिए, 50 मार्क्स। अब मैं आपको वो 4 टॉपिक बताता हूँ, जो सिर्फ 4 टॉपिक आपने कर लिए तो आप 80% की लाइन, 70% की लाइन क्रॉस कर जाएगी। बस 70 मार्क्स का पेपर उन 4-5 टॉपिक से आता है। ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर बहुत आसान है। अगर आपने राइट वे, राइट स्ट्रेटेजी और ड्राफ्टिंग को सही कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया अपने आप को, तो ऑडिट पास करना मुश्किल नहीं है। ऑडिट 2 से 3 से 4 दिन में भी पेपर पास कर सकते हो। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो 15 डे की स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह हम लोग 100% श्योरिटी के साथ पेपर में बैठेंगे और उस सब्जेक्ट को पास करेंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ हमारी ग्रिड में। ग्रेड ए देखिए, ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसकी वेटेज कितनी है, 15 to 25 मार्क्स। इसके अंदर हमारे ऑडिट के बेसिक सारे, ऑडिट होता है क्या है, क्लाइंट एंड ऑडिटर के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, क्या रेगुलेशन अप्लाई होगी, और एथिक्स क्या होगी, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स जो आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। अब इसमें जो बड़ा सवाल आता है और जो मैंडेटरी हर पेपर में सवाल आता है, वो आता है एथिक्स का। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊंगा पूरा जो डिटेल सिलेबस है, स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उसके अंदर आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स पूरा शामिल है। लेकिन कैफ के लिए आपको पूरा कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आई कैप का ओरिजिनल कोड है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडवांस ऑडिट के पेपर में स्पेसिफिक सिनेरियोस, डेप्थ में टेस्टिंग हो रही होती है, आपको एक कॉम्प्लेक्स केस स्टडी दी हुई होती है। लेकिन जो कैफ का ऑडिट है उसकी जो केस स्टडी होती है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। और अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है, बेसिक नोट्स की कवरेज कर लिए, बेसिक समरी पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, क्या थ्रेट आ सकती है इंडिपेंडेंस को, क्या दूसरी थ्रेट से, इनका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो आप इसके कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आराम से कर सकते हैं। सिर्फ ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, और कोड ऑफ एथिक्स की ड्राफ्टिंग को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ग्रिड बी अगर देखो, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्लान, और आईएसआर 315 जो सबसे मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है रिस्क का, वो आ रहा है। इसमें मटेरियलिटी भी आ रहा होता है आईएसआर 320। तो ये हमारे पास आ रहा है 15 to 20 मार्क्स का। और इस 15 से 20 मार्क में हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर पेपर में आ रहा होता है, वो रिस्क आ रहा होता है। वो आपको एक पूरी बिजनेस की केस स्टडी दे देगा, आपसे बिजनेस रिस्क पूछ लेगा या ऑडिट रिस्क पूछ लेगा। बिजनेस रिस्क वो होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होगे, आपके बिजनेस को नुकसान दे रहे होगे। और ऑडिट ऑडिट रिस्क वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग में भी आगे वीडियो में बात करते हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि ये जो 15, जो ग्रेड ए और ग्रेड बी मिला के कितने मार्क्स बन रहे हैं, अराउंड 40 मार्क्स बन रहे, अराउंड 25 to 40 मार्क्स बन रहे। और ये 25 to 40 मार्क्स ऑलमोस्ट इन 2 सवाल से कवर हो जाते हैं। बीच में छोटे मोटे सवाल पूछ लेंगे 5-10 मार्क का। अगर आप सी में आ जाए, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, 30 to 40 मार्क्स की ग्रेड है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड है। इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नंबर वन, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव टेस्ट होता ही होता है, एक लंबा सवाल सब्सटेंटिव का आएगा, ये मैंडेटरी यार पेपर में टेस्ट हो रहा होता है। और सेकेंडली इंटरनल कंट्रोल्स। ये दो टॉपिक, ये पूरी ग्रिड ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। इसमें बहुत सारे और भी स्टैंडर्ड्स आ रहे होते हैं ग्रिड में, लेकिन ये मेन दो टॉपिक्स आपके मेजर मार्क्स निकल जाते हैं। ग्रिड डी, रिपोर्टिंग, आईसा 700 वाली सीरीज। कितने स्टैंडर्ड से, चंद स्टैंडर्ड से, मॉडिफिकेशन का, कैम का, ईओएम का, ओएमपी का, आईसा 700 वाली सीरीज
और आपका पूरा रिपोर्टिंग की ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी जो 25 से 30 मार्क्स की है। इसका मतलब ये 4-5 टॉपिक्स कर लिए, आपने अपना 80% ऑडिट का पेपर कर लिया है। मतलब 4-5 टॉपिक से आप इतने काबिल हो जाते हैं कि 80% कैफ ऑडिट का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें भी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। एथिक्स इज अ जनरल टॉपिक, थोड़ा बहुत पढ़ के आसानी से कर सकते हो। रिस्क में आपका रिपोर्टिंग वाली नॉलेज लग रही होती है, रिस्क में आपको कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज समझने की जरूरत नहीं है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की कुछ टेक्निक्स होती है जो मैं बताऊंगा कौन सी रिसोर्सेस आपको इस्तेमाल करनी है अगर आप स्ट्रेस से कर रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना। इंटरनल कंट्रोल्स की मैं आपको 2 पेजेस की सरासिफ की समरी शीट दिखाने वाला हूँ, जो मैंने अपने कैफ ऑडिट के पेपर में यूज की थी। और मैंने इंटरनल कंट्रोल का 9 मार्क का सवाल आया था, मुझे अभी भी याद है, पूरा सही से अटेम्प्ट कर लिया था। ऑडिट का पेपर मैंने 100% अटेम्प्ट किया था। और मेरी जो तैयारी थी वो बहुत एंड में हुई थी, मुझे शायद मैंने 15 दिन भी नहीं लगाए होंगे उसमें ऑडिट के पेपर में। अब आप मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ, आप 4 पेपर दे रहे हो कैफ के और आपके पास 15 दिन है और आप स्ट्रेच बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हो, आप आराम से कर सकते हो। अगर दिन में एक सब्जेक्ट का हिसाब लगाओ तो 3 घंटे तो दे सकते हो ना। अगर आपने ऑडिट को 2.5 आवर्स या 3 घंटे दे दिए अगले 15 दिन के लिए, आप ऑडिट से पास ही कर सकते हैं। आप गोल्ड मेडल, आप मेरिट सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हो। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो पहले तो घबराना नहीं है। अब थोड़ा-सा स्पेसिफिक टॉपिक सीखते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, ऑडिट में लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे होगे तो आपको दूसरे स्टैंडर्ड्स भी अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग में लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग में मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा, लेकिन ये ज़हन में याद रखिएगा, जब आप स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो तो पुराने वाले स्टैंडर्ड्स को अपने दिमाग में रखिएगा। ये स्पेसिफिक टॉपिक्स है। आइज़ा 200 बहुत छोटा-सा स्टैंडर्ड, कुछ चंद मिनट या घंटे लगेंगे और हो जाएगा। जहाँ देखिए ऑडिट ऑडिट का पेपर में ना मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी बहुत सारी अटेम्प्ट्स लगी होती है। असल में ऑडिट का पेपर एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। आपकी नॉलेज एज़ इट इज़ जो टेस्ट हो रही होती है वो बहुत कम मार्क्स की टेस्ट हो रही होती है। ज़्यादा जो टेस्टिंग हो रही होती है वो एप्लीकेशन की हो रही होती है। वो सिनेरियो के हिसाब-साब से आंसर माँग रहा होता है। सिनेरियो के हिसाब से आपसे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करवा रहा होता है। स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती कर लेते हैं, वो ड्राफ्टिंग पर फोकस नहीं करते। वो नॉलेज एग्जैक्टली क्रैम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स है जहाँ आप क्रैमिंग करके गुजारा कर सकते हो, या जहाँ क्रैमिंग रिक्वायर्ड भी है वहां आप क्रैमिंग करो। सही, आईजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इतना आसान स्टैंडर्ड है, आगे चलते आईजा 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट जब हो रही होगी तो उसमें क्या टर्म्स रखे रखे जा रहे होंगे। आइजा 300, आइजा 220, आइजा 220 क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑडिट ऑडिट जब चल रहा होगा क्वालिटी को किस तरह मैनेज किया जाएगा। आइजा 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये चारों जो अभी मैंने बताए इतने छोटे स्टैंडर्ड्स है, क्या आप आराम से एक दिन, मतलब एक दिन में जब 3-4 घंटे का जो स्लॉट होगा उसमें कवर कर सकते हो आराम से। यहाँ अगर आपको क्रैमिंग की नीड हो क्रैम कर लेना, वैसे क्रैम करने का कुछ ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें लिखी हुई है, अगर रीड भी 2-3 बार कर लोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, ये डे प्लान में मैं अभी आऊँगा तो मैं उस वक़्त आपको बताऊँगा कौन सी रिसोर्सेज़ यूज़ करनी है। अभी बस मैं एक इम्पोर्टेंस वाइज़ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। आइज़ा 240 जो फ्रॉड है, ये थोड़ा-सा बड़ा स्टैंडर्ड है। इसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे हिसाब से 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे, 3 घंटे लगाओगे हो जाएगा। स्किम करना मतलब आप देखो, आइज़ा यूज़ नहीं करना। आई जो ओरिजिनल आपकी स्टैंडर्ड्स होती है वो वाली बुक्स यूज़ नहीं करना। 15 दिन रह गए। हम लोग नोट्स यूज़ करेंगे, वर्कशॉप्स यूज़ करेंगे, एंड ऑफ से वो यूज़ करेंगे और उन्हीं चीज़ों से आपका पेपर बहुत आसानी से पास हो सकता है, बल्कि गोल्ड मेडल और मेरिट भी अचीव हो सकता है। ऐसा ना हो आप स्टैंडर्ड्स खोल के बैठ जाओ। वो आपका जो एडवांस ऑडिट का पेपर आएगा, जो आपका सीफैब मॉड्यूल में, उधर उसकी नीड होती है, इस कैफ के पेपर में नीड नहीं है। आगे आ जाओ, आईएसआर 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। छोटा सा स्टैंडर्ड है, ऊपर से घुमाना है कुछ चीजें, अगर पॉइंटर्स क्रैम कर लेना, वैसे रीड करोगे तो सहन में याद है। आईएसआर 315 एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। देखो स्टैंडर्ड रीड करोगे, बहुत आसानी से रीड करोगे, आपको इसमें आएगा इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, किस तरह आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह असेस कर सकते हैं। आईएसआर 315 की जो टेस्टिंग होती है वो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग होती है। आप स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ लेना। अगर नॉलेज वाली टेस्टिंग हो गई कुछ 2, 4, 5, 10 मार्क की, तो वो उसको भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। लेकिन जो इसकी मेन टेस्टिंग होती है वो आप इसको जब रीड करोगे ना, तो आप
आप एक तरीके से देख लोगे किस तरह आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें ये होगा जो सवाल पास पेपर्स को बहुत ज़रूरी देखते हैं। अभी मैं वो स्टडी प्लान में अच्छे से डिस्कस करूँगा। इसमें ये होगा आपको एक केस स्टडी दी होगी, कोई बिज़नेस के बारे में बता दिया होगा और उस बिज़नेस के बारे में वो पैराग्राफ पढ़ के उस बिज़नेस को ऑपरेशंस या कोई भी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन को रीड करके आपको बिज़नेस रिस्क निकालने पड़ेंगे या ऑडिट रिस्क निकालने पड़ेंगे जो रिक्वायरमेंट्स बोलेगी। तो इसका जो सवाल आ रहा होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एप्लीकेशन वाला सवाल आ रहा होता है, नॉलेज के सवाल कम आ रहे होते हैं। आइज़ा 320 मटेरियलिटी रिपोर्टिंग के सवाल में आपको मिस स्टेटमेंट दी हुई होगी, तो कभी-कभी आपको मटेरियलिटी निकालनी पड़ती है ताकि आपको पता हो कौन-सा ऑडिट ओपिनियन या कौन-सी मॉडिफिकेशन आप अप्लाई कर रहे हो। तो मटेरियलिटी अच्छा आसान स्टैंडर्ड है, छोटा-सा स्टैंडर्ड है, डेढ़ 2 घंटे में कर सकते हो। इसमें आपकी मटेरियलिटी की वो बेंचमार्क्स आ जाएगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आ जाएगी, तो कोई ऐसा मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है। ये भी मतलब ये इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होगा, छोटा-मोटा टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये रिपोर्टिंग वाले सवाल से मिल के आ जाता है और रिपोर्टिंग वाले सवाल में अगर वो बेंचमार्क का फिगर दिया हुआ है तो आपको मटेरियलिटी कैलकुलेट करके अपने ओपिनियन को वो करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट हम लोग कर लेते हैं। इस पे आपको बेंचमार्क्स याद करके जाने होंगे। आइज़ा 330 छोटा-सा स्टैंडर्ड है, बहुत छोटा-सा स्टैंडर्ड है, आधे घंटे में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आइज़ा 450 अगेन छोटा-सा स्टैंडर्ड, आइज़ा 500 बेसिकली इसके अंदर सब्सटेंटिव आ जाएगी आपके। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स सारे जो भी टीचर्स आपने जिनका भी कोर्स लिया है या कोर्स नहीं भी लिया, जो मैं रिसोर्सेज़ आपको बताऊँगा वो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो उन्होंने आप जो भी टीचर है उन्होंने आपको एक टेक्निक्स बताई होगी सब्सटेंटिव को किस तरह ड्राफ्ट करना है, किस तरह प्रोसीजर्स को बनाना है। अगर नहीं भी बताई हुई, कोई भी कोर्स नहीं लिया हुआ, तो अभी इसी 15 दिन के अंदर हम लोग वो प्रोसीजर्स की टेक्निक्स भी सीख लेंगे। मैं रिसोर्स बता दूँगा कौन-सी इस्तेमाल होगी। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइज़ा 501 छोटा-सा स्टैंडर्ड है। 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन छोटा-सा स्टैंडर्ड है। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर छोटा-सा स्टैंडर्ड है। ऑडिट सैंपलिंग छोटा-सा है। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट छोटा-सा है। 570 गोइंग कंसर्न छोटा-सा है, इम्पोर्टेंट है, देख के जाना है, इसके प्रोसीजर्स भी देख के जाने हैं। फिर उसके आगे 580 छोटा-सा स्टैंडर्ड है। आइज़ा 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर छोटा-सा स्टैंडर्ड है। नोट्स से फौरन ही कवर, ये चीज़ें फौरन कवर होगी नोट्स से। अगर आपने 2 दिन भी पूरे लगा लिए ना, ये सारे छोटे स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएँगे। आइज़ा 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट छोटा-सा स्टैंडर्ड है। अब ये जो 700 की सीरीज़ है, ये आपकी है रिपोर्टिंग वाली। ये आपकी पूरी एक ग्रिड बनती है रिपोर्टिंग वाली, इसको अच्छे से करना है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये एक मैंडेटरी सवाल आ रहा होता है रिपोर्टिंग का। फिर आईएसआरई 2400 है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, इतना कोई टेस्ट नहीं हो रहा होता है, देख लेना ऊपर से। कंपनी एक्ट के उस सेक्शन से जो आपका ऑडिटर को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, तो उस बारे में वो सेक्शन से ये सेक्शन देख लेना, इतनी कोई टेस्ट नहीं हो रही होती, ऊपर से घुमाने, रीड करना है, स्किम करना है। आई के कोड ऑफ एथिक्स में मैंने आपको बता दिया है, नोट से बस रिवाइज कर लेना काफ़ी हो जाएगा। वैसे सेक्शन 100 टू 120 और 320 अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप इसको जब नोट से स्किम कर लोगे किसी भी टीचर मैं रिसोर्सेज़ बताऊँगा, अगर आप किसी टीचर से ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स स्किम कर लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ और ये 27 टॉपिक्स आपके इधर कंप्लीट हो गए। ड्राफ्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ड्राफ्टिंग में मैं कुछ एंड में कुछ अपनी समरी की पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो रिकमेंड मैं करूँगा जो मैंने इस्तेमाल की ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक एक रिकमेंडेशन ये दूँगा कि आप एआई की मदद ले सकते हो इधर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हो। कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम यूज़ कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल जीपीटी कर लो, जेमिनी कर लो, क्लॉड कर लो, कोपायलट कर लो, कोई भी कर लो। उसमें आप क्या करो जो भी पास्ट पेपर का सवाल करो, पास्ट पेपर का क्वेश्चन प्लस योर ड्राफ्टेड आंसर, इसको दो आप एआई को और बोलो मुझे मार्क करो और मुझे बताओ क्या सजेशन है कि मैं इसको किस तरह और आंसर को बेहतर कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये टेक्नीक बहुत आपको ड्राफ्टिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। मतलब सीए के कोर्सेज़ जिस तरह चल रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादातर रिकॉर्डेड में चल रहे होते हैं और मतलब एक जो आपके टीचर जो भी पढ़ा रहे होते हैं आपको मैंने ये देखा है वो इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिल नहीं पा रही होती, तो आपको ड्राफ्टिंग में एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए और आपकी ड्राफ्टिंग चेक नहीं हो रही होती जो एक्चुअल टीचर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग्स चल रही होती है ज़्यादातर और पे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, कोई भी आप किसी भी कोई भी कोचिंग में जाओ या कहीं भी जाओ, तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करो और ड्राफ्टेड आंसर्स को चेक करवाओ। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा आपकी ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और 15 दिन बहुत है, 15 डेज़ आर मोर देन इनफ, आप 2-3 बार ऑडिट कर सकते हो, 2-3 बार ऑडिट का पेपर निकाल सकते हो। अब चलते हैं डे प्लान के ऊपर। डे प्लान को डिस्कस करते हुए मैं आपको रिसोर्सेज़ बताऊँगा, कुछ 4-5 रिसोर्सेज़ हैं, जो मैंने पर्सनली भी यूज़ किए और कुछ जो मैं आपको स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे सजेस्ट करूँगा। जो हमारी पहली रिसोर्स है वो सर इब्राहिम की वर्कशॉप है।
मैंने पर्सनली एक वर्कशॉप देखी थी 1-2 घंटे की जो थी जिसमें पूरा एक ऑडिट को सर ने समराइज़ किया हुआ था। मैंने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे थे, लेकिन कुछ लेक्चर्स देखे थे सब्सटेंटिव के, रिस्क के और रिपोर्टिंग के कुछ देखे थे, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा ये 20 लेक्चर्स है कुछ, इसमें अलग-अलग वर्कशॉप्स है अगर आप देखो सब्सटेंटिव की ड्राफ्टिंग की ये 40 मिनट की, उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वापस, फिर उसके बाद आइज़ा 315, आइज़ा 200, 315 इम्पोर्टेंट है रिस्क वाला, सब्सटेंटिव इम्पोर्टेंट है उसकी ड्राफ्टिंग है। फिर अगर आप इसमें देखो फ्रॉड, आइज़ा 240 बड़ा फ्रॉड थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है, बड़ा स्टैंडर्ड है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। उसके बाद अगर देखो ये छोटा-सा स्टैंडर्ड आ गया, आइज़ा 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन आधे घंटे के अंदर। फिर आइज़ा 550 रिलेटेड पार्टी, आइज़ा 570 गोइंग कंसर्न, उसके बाद आइज़ा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, आइज़ा 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, उसके नीचे वहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेक्निक्स ओवरव्यू, 9 मिनट के अंदर, फिर कोड ऑफ एथिक्स 44 मिनट्स के अंदर पूरा रिवीजन। फिर सर ने कुछ पास्ट पेपर्स डिस्कस किए हुए, फिर ये पास्ट पेपर्स है और ये नीचे एंड में कुछ और मिक्स वर्कशॉप्स आ रही है 4 दिन की। तो ये 4 दिन की वर्कशॉप्स भी देख लेना, ये अच्छी होती है, मतलब इसमें सर पूरा समराइज़ करवा रहे होते हैं। तो ये अराउंड मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 से 20 घंटे का कंटेंट है, और 15 से 20 घंटे का कंटेंट आप आसानी से देख सकते हो, और आप 2x की स्पीड में देखोगे या 1.5x भी लगाओगे तो मतलब 12-13 घंटे में कवर कर सकते हो, और मुश्किल से अगर दिन का आप 2 ढाई 3 घंटे की दे रहे हो तो 4 दिन में पूरे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा 1 साल लेक्चर्स को पूरा कवर कर लो। मैं जिस पैटर्न में आपको बताऊंगा ना उस तरीके से कवर करना है। एक रिसोर्स ये हो गई, दूसरी मैं आपको आता हूँ आज दिखा देता हूँ। ये सर बिलाल कुरैशी का आई कैप रिवीजन सेशन है, जो आई कैप में सर ने कंडक्ट किया था। ये 3 दिन का सेशन था, बेसिकली 3 सेशन से, जिसमें सर ने पूरा ऑडिट का कोर्स रिवाइज़ करवाया हुआ है और बहुत समराइज़्ड फॉर्म में पूरा ऑडिट आपको रिवाइज़ करवाया हुआ है। इन रिवीजन और ऑडिट के लिए रिवीजन लेक्चर्स काफ़ी, वर्कशॉप्स काफ़ी, ऑडिट के लिए आपको फुल फ्लेज्ड लेक्चर्स नहीं देखने। ऑडिट इज़ अ एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, अगर आपने ऑडिट को समझ लिया, ड्राफ्टिंग समझ ली, एप्लीकेशन समझ ली, किस सिनेरियो में किस तरह अप्लाई करना है, तो ऑडिट इज़ नथिंग। क्रैमिंग नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स में क्रैमिंग है, जहाँ क्रैमिंग है वहाँ क्रैमिंग कर लेना। तो बेसिकली ये 9 घंटे, 6 घंटे और 5 घंटे, अराउंड कितने हो गए आपके 20 घंटे के अराउंड हो गया। ये भी अगर आप 2x में देखो तो आराम से, इसमें ब्रेक्स भी इंक्लूडेड है, तो अगर 2x में देखो तो या 7-8 घंटे का कंटेंट बनता है। तो 7 टू 8 आवर्स में ये भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कोई एक प्रेफर कर लेना, दोनों देखना शायद अभी इस वक़्त 2 लेक्चर्स देखोगे तो एक मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट भी हो सकता है। अगर दोनों देखते हो, टाइम हो तो देख लेना, वरना आप थोड़ा-थोड़ा कंटेंट है ना स्टार्ट कर दोनों का देख लेना, जिसका आपको ज़्यादा समझ आ रहा हो, जिनकी मेथोडोलॉजी आपको ज़्यादा सूट कर रही हो, तो फिर उनके लेक्चर के साथ चले आना। फिर बेसिकली मैं आपको स्टडी टेक्स्ट रिकमेंड नहीं करूँगा इस पॉइंट ऑफ द टाइम में। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये कैफिट सर इब्राहिम का, ये आ रहा है हमारे पास ड्राइव लिंक है, ये ड्राइव है। इसके अंदर जो 27 टॉपिक्स दिखे ना, 27 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स के स्मार्ट नोट्स मौजूद है। तो बेसिकली ये जो छोटे स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसमें आपको लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड्स आया था 200 था, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट वाला था, फिर आपका जो ऑडिट प्लानिंग वाला था, फिर उसके आगे आपके जो एंड वाले जो 500 वाली सीरीज़ थी बहुत सारे, तो उसमें मेरे ख्याल से सब में लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। 220 क्वालिटी वाला था, तो और 210 आपका एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट था। तो ये छोटे-छोटे स्टैंडर्ड्स है, इसके सिर्फ नोट्स घुमा लेना, एंड वो मोर देन इनफ है। तो इसमें सारे नोट्स है, सारे, और वो नोट्स भी है ना बहुत समराइज़ लिखे हुए। तो इतने समराइज़ नोट्स हैं, तो इतना मतलब आपको इतना टाइम लग रहा नहीं होगा। मतलब मुश्किल से 1-1 घंटे में स्टैंडर्ड कर लोगे। डेढ़-डेढ़ मतलब आधे पौने 1 घंटे में एक स्टैंडर्ड निपटा लोगे। रीडिंग तो बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हैंड आउट्स मौजूद है इस ड्राइव के अंदर, बहुत ज़्यादा कंसाइज़ वे में लिखे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप छोटे-छोटे स्टैंडर्ड्स यूँ इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। इसी के अंदर सर की कैफेड की पूरी बुक भी है, जो स्टडी टेक्स्ट का एक अल्टरनेटिव है। लेकिन मैं बुक रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। इतनी कोई नीड नहीं है। अगर आप ये जो स्मार्ट हैंडआउट्स हैं, जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे हैंडआउट्स को घुमा लोगे, जो भी आपके 27 टॉपिक्स हैं, सबके हैंडआउट्स घुमा लोगे, मोर देन इनफ है। वैसे कुछ टॉपिक्स में तो हैंडआउट्स घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लेक्चर से हो जाएगी, या टेक्निक से हो जाएगी, या हैंडआउट हो तो स्किम करके हो जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक ये रिसोर्स हो गए, अभी हमने 3 रिसोर्सेज़ डिस्कस कर लिए। सर इब्राहिम की वर्कशॉप, सर बिलाल की आईकैप की वर्कशॉप, सर इब्राहिम की ड्राइव का फ़ोल्डर, जिसमें सारे स्मार्ट हैंडआउट्स हर टॉपिक के मौजूद हैं और उनकी बुक्स मौजूद हैं। नंबर 4 में क्विक रिवीजन के लिए, जब आप ये मतलब रिसोर्सेज़ देख चुके होंगे, सर आसिफ के हैंडआउट्स हैं।
जब आप इनको लेक्चर्स देख चुके होगे, नोट्स घुमा चुके होगे, स्किम कर चुके होगे, उसके बाद जब आपको क्विक रिवीजन चाहिए होगा ना, क्विक रिवीजन के लिए सर आसिफ के माइंड मैप्स है। इधर लिखा हुआ ऑटम 2022 है, लेकिन कोई सिलेबस में ऐसा चेंज नहीं है, कुछ चीज़ों में चेंज आया होगा तो मैं आपको बता दूँगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा वैलिड है इस अटेम्प्ट के लिए भी और अगली अटेम्प्ट्स के लिए भी वैलिड रहेगी, कोई ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया। तो इसमें आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा, माइंड मैप्स बने हुए, बहुत समराइज़्ड वे में आपको टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, कोई 19 हैंड आउट्स है ये और ये बहुत इफेक्टिव है, मुझे अभी भी याद है। मेरा ऑडिट का पेपर कैफ का है ना, बहुत मैंने कम दिनों में किया था। मतलब जो लास्ट नाइट थी ना, उसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। मैंने पूरा इंटरनल कंट्रोल उस रात में किया था। मैंने ये सारे माइंड मैप्स, मुझे याद है मेरा जो सेंटर पड़ा था वो मेरे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहा है, मैरीटाइम म्यूजियम था या मैरीटाइम था या पीएफ था, ये ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन मैं सर के ये माइंड मैप से ना गाड़ी में पढ़ रहा था, लैपटॉप में ले गया था और जल्दी-जल्दी देख रहा था, मेरी कुछ चीज़ें रह चुकी थी। तो मैंने इस माइंड मैप से कवर की थी। मैंने मैंने ऑडिट जो किया था बहुत कम दिनों में किया था। लेकिन आपके पास 15 दिन है, वो मोर देन इनफ है आपके लिए। तो ये माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं ऐसा करूँगा, ये सारी रिसोर्सेज़ और लिंक्स है ना, अभी आपके सामने एक ड्राइव का फ़ोल्डर बना लीजिए या वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए, उसमें लिंक सारी अपलोड कर देंगे ताकि आपको मुश्किल ना हो। क्योंकि मैंने देखा है मेरी पुरानी जो वीडियोज़ भी डली हुई है उसमें मैंने रिसोर्सेज़ तो बता दी थी, फिर मैं लिंक शेयर करना भूल जाता था। लेकिन अभी मैंने जो ये सीरीज़ चलाई है उसमें मैंने जो भी कमेंट्स आ रहे हैं फ़ौरन मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों की ये जो 15 दिन है, 20 दिन है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और कोई भी स्टूडेंट बिला वजह फेल ना हो। अगर उसने ये 15 दिन मेहनत की है, वो इंशाअल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह आसानी से पास करेगा ये पेपर, 4 पेपर हो, जितने भी पेपर्स हो। जो इंटरनल कंट्रोल्स है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत बहुत ज़्यादा साइकिल्स इसके अंदर है, सेल साइकिल है, परचेज़ साइकिल है, फिर इन्वेंटरी वाली चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें। मैंने अभी आपको क्या बोला था, मैंने एक रात के अंदर कुछ घंटों में ही किया था। ये 2 पेजेज़ का हैंड आउट है, मैं ये करके गया था, पूरा इंटरनल कंट्रोल इससे किया था मैंने, सिर्फ़ 2 पेजेज़ का हैंड आउट है। मैंने इसको बहुत बार रीड किया था, एक रात मैंने उसी रात थी, बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा स्ट्रेस तो नहीं बोलूँगा मैं, अल्लाह ताला पे एक यकीन होता है, तवक्कल होता है, उसके बाद पर इन चीज़ों से डर नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा। जब अल्लाह पे तवक्कल है तो आपको यकीन होता है कि आप इंशाअल्लाह वो पेपर पास करने वाले हैं, तो वो डर नहीं था। लेकिन बहुत चीज़ें ज़्यादा थी और टाइम उस वक़्त बहुत कम था। मैं जाग के गया था, मैंने उस रात नींद भी नहीं की थी क्योंकि मैंने एंड के दिनों में तैयारी की थी। मुझे अभी भी याद है, मैं सुबह से जागा हुआ था, 1-2 घंटा बीच में सोया होऊँगा, फिर मैं पूरी रात जागते हुए मैं पेपर देने गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अटेम्प्ट किया था। ये 2 शीट से इंटरनल कंट्रोल किया था, इंटरनल कंट्रोल का सवाल आया था, पूरा इंटरनल कंट्रोल का आंसर मैंने सही से दिया था। सब्सटेंटिव का सवाल आया था, सब्सटेंटिव की टेक्निक सिर्फ सर इब्राहिम की देख के गया था, उनको अच्छे से देख के गया था, उनके लेक्चर्स देख के गया था, तो 3 घंटे के मुश्किल से सब्सटेंटिव का सवाल आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किया था। रिस्क की मैं सर की टेक्निक देख के गया था, जो मैं आपको ड्राफ्टिंग में आगे वो टेक्निक बताऊँगा भी, और ये सब जो वर्कशॉप लेक्चर्स मैंने रिकमेंड किए उसके अंदर भी मौजूद है। रिस्क का सवाल मैंने आराम से कर लिया। रिपोर्टिंग में भी मैंने ये किया था, नोट्स घुमा लिए थे और थोड़े बहुत मैंने ये समरी वर्कशॉप लेक्चर सीख लिए थे और रिपोर्टिंग का सवाल भी अटेम्प्ट किया था। मैंने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था और जो छोटे-मोटे स्टैंडर्ड्स भी है ना, वो भी मैंने माइंड मैप्स या जो स्मार्ट हैंडआउट से कोई ना कोई रिसोर्स से बहुत जल्दी स्किम करके मैंने कवर किए थे। मेरे पास तो वो बहुत कम दिन थे, 15 डेज़ तो मोर देन इनफ है। मैं आपको बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि 15 दिन में क्या हो सकता है, 15 दिन में क्या हो सकता है, 15 दिन क्या, 15 दिन से कम में भी क्या हो सकता है। बस अल्लाह पे तवक्कल रखें और जो स्ट्रेटेजी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करें, इस वक़्त हार्ड वर्क ना करें, स्मार्टली काम करें। क्योंकि अगर आप इंटरनल कंट्रोल अगर फुल लेक्चर से देखते जाओगे तो 12-15 घंटे तो इंटरनल कंट्रोल में लग जाएँगे और ये 2 पेजेज़ की शीट 2-3 घंटे में इंटरनल कंट्रोल में निपटा दोगे। तो ये शीट है, मैं ये भी अभी ड्राइव पे अपलोड करके, सर आसिफ की शीट है ये। सर आसिफ की, हाँ, एग्ज़ैक्टली ये सर आसिफ की शीट है। अब आप ऐसे देखो, ये जो सेल्स साइकिल है वो आ गई, परचेज साइकिल आ गई, पेरोल सिस्टम आ गया, फिर इसके अंदर इन्वेंट्री आ गया, नॉन करंट एसेट का सिस्टम आ गया और कैश एंड बैंक का सिस्टम आ गया और पेटी कैश आ गया और आपका इंटरनल कंट्रोल खत्म इतनी जल्दी। ये हमारी इसी में हमने 20 डे प्लान आ गया। ये 20 डे प्लान लिखा हुआ है, 20 डेज़ बहुत ज़्यादा है। मैं इसको 15 डेज़ लिख रहा हूँ और 15 डेज़ भी आप माने बहुत ज़्यादा है ऑडिट के लिए। 15 डेज़ बहुत आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। 15 दिन में आराम से हो जाएगा, 15 से 20 दिन में आराम से हो जाएगा, 2-3 बार भी ऑडिट कर लोगे। अच्छा, हमारे पास फेज़ 1 है, फेज़ 1 ब्लॉक 1 है, जिसमें हम 3 दिन लगा रहे हैं और ग्रिड ए को कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो 3 दिन है ना, ये ग्रिड ग्रिड ए इतनी छोटी है कि आप 1 से 2 दिन में भी आराम से कर सकते हो।
फिर जो ब्लॉक 2 है फेज़ 2, इसमें आप डे 4 टू डे 6 लगा रहे हो, जो प्लानिंग और रिस्क है, इसमें भी आप 3 दिन लगा रहे हो, ये भी 2 दिन में आराम से हो सकती है। इस ग्रिड में जो मेन इम्पोर्टेंट है वो रिस्क का सवाल आ रहा होता है, मटेरियलिटी का छोटा-सा स्टैंडर्ड है, जल्दी से हो जाएगा और एक फ्रॉड का स्टैंडर्ड है, छोटी-सी ग्रिड है, जल्दी से हो जाती है, 3 दिन नहीं 2 दिन में हो जाएगी। फिर जो डे 7 टू 14 लगा रहे हो ना, ये 7 दिन लगा रहे हो आप ग्रिड सी के लिए, बहुत ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर ग्रिड सी हो जाएगी। 1 दिन सब्सटेंटिव का है जो इम्पोर्टेंट है, सब्सटेंटिव प्लस इंटरनल कंट्रोल। ये 1 दिन पूरा सब्सटेंटिव को दे दो। बाकी जो 2-3 दिन है ना, उसमें बाकी सारे छोटे स्टैंडर्ड कर सकते हो। मैं छोटे स्टैंडर्ड्स को आपको स्किम ही करना है क्योंकि इतने टेस्ट होते हैं, लेकिन कम मार्क्स में टेस्ट होते हैं और मिल के टेस्ट थोड़े होते हैं। तो वो 2-3 दिन 2-3-4 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल का मैंने आपको बता दिया है। लेक्चर देखता हूँ, लेक्चर देख लेना, सर के हैंडआउट्स देखना हो, हैंडआउट्स देख लेना। लेकिन सर आसिफ की जो कंट्रोल शीट है 2 पेजेज़ की, मैं जो इंटरनल कंट्रोल उससे ही करके गया था और पेपर में मैंने अटेम्प्ट भी पूरा वो सवाल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सवाल आसानी से अटेम्प्ट हो गया था, तो वो भी मोर देन इनफ है। फिर आपका ब्लॉक 4 है, फेज़ 4 है, 15 टू 18 डेज़ 3 से 4 दिन लगा लो आप रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में कुछ ही आईएसआर 700 की सीरीज़ है, 4-5 स्टैंडर्ड है। 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी मैक्सिमम हो सकता है, तो ये 2 दिन में आप आराम से कर सकते हो। तो मतलब मैं अगर बनाऊँ ना 15 डेज़ भी ज़्यादा हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें 10 दिन में कवर हो सकती है, 10 से 12 दिन में और 2-3 दिन आप दे दोगे पास्ट पेपर्स को। वैसे पास्ट पेपर्स आप इसके साथ भी देख लोगे, सॉल्व पास्ट पेपर्स को मारोगे, कुछ ड्राफ्टिंग खुद भी कर लोगे। लेकिन अगर आप अलग से भी 3-4 दिन देना चाह रहे हो ना सेपरेट, तो 3-4 डेज़ आप रिवीजन जो माइंड मैप्स वाला रिवीजन है वो प्लस पास्ट पेपर्स देख लो, सॉल्व्स देख लो, खुद सॉल्व कर रहे हो, ड्राफ्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्युलेटेड मॉक्स कर रहे हो। सिम्युलेटेड टाइम टाइम लगा के मॉक कर रहे हो। तो बहुत अच्छा ये आपका सिनेरियो बन जाएगा। एक-एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और आगे चलने से पहले मैं बता दूँ ये रिसोर्सेज़ मैं वापस से लिख देता हूँ। हमारे पास रिसोर्सेज़ क्या मौजूद हैं, जो मैंने रिकमेंड किए। बाकी बहुत सारी यूट्यूब में रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स अच्छे, उनके बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे, समरी लेक्चर्स मिल जाएँगे, स्पेसिफिक चैप्टर्स के लेक्चर्स मिल जाएँगे। रिसोर्सेज़ बहुत अवेलेबल हैं, जो मैंने रिकमेंड किए और जो पर्सनली मैंने यूज़ किए, तो मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, हाइलाइट कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया था सर मोहम्मद इब्राहिम सर एमआई का वर्कशॉप, फिर उसके बाद सर बीक्यू, सर बिलाल कुरैशी की वर्कशॉप मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बता दिया सर एमआई के जो स्मार्ट हैंडआउट्स हैं और जो बुक अवेलेबल है। फिर मैंने आपको बता दिया सर आसिफ के हैंडआउट्स जो माइंड मैप वाले और सर आसिफ के इंटरनल कंट्रोल वाली कंट्रोल शीट। तो मैंने ये 4-5 रिसोर्सेज़ आपको बताई है। ये ग्रिड ए आ गई। ग्रिड ए के अंदर डे 1 में क्या-क्या है? डे 1 में IEEE बोर्ड के बारे में बताया कौन-सा बोर्ड है, तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के स्कोप क्या है, ऑडिट के प्रॉस क्या है, ऑडिट के कॉन्स क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज़ को बोलते हैं, स्केप्टिसिज्म क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट और लेवल्स को देख लोगे, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है। फिर डे 2 में आप जो एंगेजमेंट लेटर है, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, प्री कंडीशन क्या होगी, क्वालिटी कंट्रोल किस तरह होगा मेंटेन, फिर इसमें कंपनी एक्ट के कुछ टॉपिक्स है, अपॉइंटमेंट रिमूवल, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। फिर डे 3 में आप देख रहे होगे कोड ऑफ एथिक्स। इसकी इसकी इसके कोई भी नोट्स उठा लेना, क्विक रिवीजन कर लेना, ऊपर से स्किम भी कर लोगे, काफ़ी इतना मुश्किल कोई सवाल नहीं आता, बस आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होनी चाहिए। क्या तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स वाला टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्राफ्टिंग भी खुद करनी है, इसकी कुछ प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है, सही है। इसमें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स नहीं मतलब थोड़ा बहुत नोट्स को स्किम कर लेना, अच्छे से करना, थोड़ा नोट्स से थोड़ा एंड आउट्स इसमें अच्छे से देखना। अगर लेक्चर भी देख सको 40-50 मिनट का डला हुआ है, वो भी देख लेना। तो इसमें आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए आपको। फिर सेकंडली 5 स्ट्रेस पता होनी चाहिए, जो हमारी सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है, इंटिमिडेशन थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है और एडवोकेसी थ्रेट है। उनके क्या सेफगार्ड्स है, वो पता होने चाहिए और मैंने इसकी ड्राफ्टिंग में एंड में बात की हुई है। तो ये 3 दिन में आपका ये पूरा एक ग्रेड होगा, एक ग्रेड है जो आपकी 15 से 25 मार्क्स की है। वैसे 3 दिन ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 दिन में हो सकती है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। फिर हमारा जो डे 4 टू 6 है वो हम लोग ग्रेड बी में लगा रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट है। डे 4 में आप ऑडिट स्ट्रेटेजी वर्सेस प्लान, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, इंटरिम वर्सेस फाइनल ऑडिट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा। स्किम करना है इस चीज को, मतलब थोड़ा बहुत क्रैमिंग की जरूरत होगी, इधर क्रैमिंग कर लेना। डे 5 में आपको ऑडिट रिस्क 300 आया था, 315 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पास पेपर्स करने हैं, कुछ आपको ड्राफ्टिंग भी करनी है इसकी और ड्राफ्टिंग को एआई से चेक भी करवाना है। और रिस्क की ड्राफ्टिंग को मैंने एंड में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया हुआ है, इसका लेक्चर भी देख लेना। फिर डे 6 में फ्रॉड है और आपका इसमें ये मटेरियलिटी भी डे 5 में ही आ गई है। मटेरियलिटी भी आया था 320, छोटा सा स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, कवर कर लेना, बेंचमार्क्स याद कर लेना, क्लेम करने पड़ेंगे। डे 6 में फ्रॉड,
फ्रॉड एंड एरर है, आईएसओ 240 है। इसको ये थोड़ा-सा लंबा स्टैंडर्ड है, देख लेना अच्छे से, थोड़े बहुत पास्ट पेपर्स भी देख लेना। तो ये जो डे 5 और डे 6 वाले टॉपिक्स हैं ना, ये हमारे थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ऑडिट रिस्क। और ऑडिट रिस्क के लिए मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, बहुत सारे हैंडआउट्स अवेलेबल है, हर टीचर अपना हैंडआउट निकाल रहा होता है, तो किसी का भी यूज़ कर लेना, वो आपको 100 150 ना सिनेरियोज़ बना के दे देता है। अगर केस स्टडी में ये लिखा हुआ है, तो ये रिस्क फैक्टर हो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, आप खुद भी रिस्क को एनालाइज़ कर सकते हो, लेकिन उस हैंडआउट आपको मिल जाने वाला किसी भी टीचर का, तो उसको एक बार घुमा लेना, तो ज़हन में वो बात रह जाएगी आपके। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें लिखा हुआ होगा, अगर बिज़नेस नया है, तो ये रिस्क है। अगर सेल्स नहीं हो रही, तो ये रिस्क है। अगर आपने 1-2 बार उसको रीड भी कर लिया ना, तो जब आप केस स्टडी को पढ़ोगे, तो वो वाला कोई सिनेरियो हिट हो गया, तो फौरन आपको रिस्क याद आ जाएगा। रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना, रिस्क निकालना मुश्किल नहीं होता। मैं टेक्निक एंड में बताऊँगा। लेकिन एक हैंड आउट मेरे पास भी, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, कोई मिल गया है मुझे, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूँगा। इस तरह के रिस्क के हैंडआउट्स होते हैं, जहाँ रिस्क फैक्टर्स डिफाइन होते हैं और इसके क्या रिस्क है और प्लस उसके क्या प्रोसीजर्स है। अगर इन तरह की शीट्स आपके जो कोई भी आप जिस टीचर के हर टीचर के अपने ये हैंडआउट्स होते हैं, ये मेरे पास अभी मैंने निकाला है, सर रंजित वसी का हैंडआउट है और मैं ये शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। अब इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है, रिस्क लिखा हुआ है और उसके प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर आपने 2 से 3 बार ये पढ़ लिया ना, जो पेपर में आप बैठे हुए केस स्टडी आएगी, अब उस केस स्टडी के अंदर आप जब रीड करोगे, कोई ऐसी चीज़ लिखी होगी जो आप ऑलरेडी रिस्क फैक्टर में हैंड आउट में पढ़ चुके होगे, तो आपको याद आ जाएगा इस रिस्क फैक्टर का ये रिस्क था, ये प्रोसीजर था। इसको क्रैम नहीं करना है, इसको रट्टा नहीं लगाना, 2 से 3 बार रीड कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी। और रिस्क के सवाल में मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग का कनेक्शन है। रिपोर्टिंग के लिए ये सब मुर्तज़ा की आईएफआरएस, आईएएस समरीज़ है जो मैं रिकमेंड करूँगा। एक-एक पेज में आपको स्टैंडर्ड करवाया हुआ है, तो ये समरीज़ प्लीज़ घुमा लीजिएगा। ये 15 कुछ स्टैंडर्ड्स है। ये वो स्टैंडर्ड्स है जो आपके टेस्ट बोर्ड होते हैं यूजुअली। आप र क्योंकि जो कैफ का पेपर है ना, कैफ का ऑडिट का, वो रिलेटिवली आसान है। क्योंकि सीफैब में आपके ना फिर वो मुश्किल वाले आपके आईएफआरएस टेस्ट थोड़े होते हैं, जैसे आईएफआरएस 9 है, कंसोलिडेशन वैल्यू, आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 16 लीजेस है। लेकिन आपके कैफ के स्टेज में वो काफ़ी आसान स्टैंडर्ड्स को टेस्ट कर रहा होता है, लिंकिंग में भी। जैसे आपका पीपी का स्टैंडर्ड हो गया, इंटेंजिबल्स का हो गया, तो ये आईएस 37 हो गया, ये 10 वाला हो गया, तो काफ़ी आसान टेस्टिंग हो रही होती है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ अगर आपने ये आईएस समरीज 45 पेजेस की है, अगर 3, 4, 5 घंटे लेके घुमा लिया, और अगर आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर ऑलरेडी दे रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें तो याद होगी। अब अगर आप रिस्क के एंड आउट में आए, तो इसमें क्या है, देखिए फैक्टर लिखा हुआ है। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला रिस्क फैक्टर क्या है, कोई प्लांट शायद शट डाउन हो रहा है। अब उसका रिस्क क्या है, वो रिस्क लिखा हुआ है कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविज़न क्रिएट नहीं होगा एज़ पर द आईएएस 37। ये कौन-सा ये आपका आ गया अकाउंटिंग वाली चीज़, रिपोर्टिंग वाली चीज़ आ गई। फिर इसके प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, कि आप इसको किस तरह वेरीफ़ाई कर सकते हो एज़ एन ऑडिटर, सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स। फिर इसके बाद ये इन्होंने बता दिया कौन-सा आईएफआरएस लग रहा है। अब इसमें आईएएस 37 लग रहा है और आईएफआरएस 5 लग रहा है। पास्ट पेपर कौन से पास्ट पेपर में टेस्ट हुआ है, तो सर ने ये भी डाला हुआ है। तो इस तरह ये बहुत सारे रिस्क हैं। अराउंड ये आपका 8 पेजेस का हैंडआउट है। 34 रिस्क है इस पे, तो ये घुमा लीजिएगा। ऐसे भी आपको और टीचर्स के हैंडआउट मिल जाएँगे, जिसमें 80 80 100 90 100 रिस्क लिखे हुए होते हैं, तो उनको 1-2 बार घुमा लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। 2-3 बार घुमा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। या हमारी ग्रेड बी खत्म हो जाएगी 3 दिन में, जो आपकी 2 दिन के अंदर भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास ग्रेड सी है, जो एक बड़ी ग्रेड है। 30 टू 40% मार्क्स की ग्रेड है ये, इसकी हैवी वेटेज है। और इसमें जो एलोकेटेड डेज़ है, वो डे 7 टू डे 14 है। डे 7 टू डे 14 है, लेकिन इतने लगने नहीं चाहिए। 4 दिन में हो सकती है, 3, 4, 5 दिन में हो सकती है। इसमें आप डे 7 में देख रहे हो, आइज़ा 500 जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है, उसके बिल्कुल बेसिक्स देख लो कि असर्शंस क्या होती है, फिर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सफिशिएंसी का क्राइटेरिया क्या है, एप्रोप्रिएटनेस का क्या क्राइटेरिया है। ये तो मेरे ख्याल से ये 1 दिन नहीं लगना चाहिए इसमें, आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम। डे 8 में आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन देख लो। डे ये देखो डे 9 में आप एनालिटिकल प्रोसीजर देख रहे हो, और डे 10 में आप देख रहे हो ऑडिट सैंपलिंग। ये तीनों चीज़ें 1 दिन के अंदर हो सकती है, छोटे से स्टैंडर्ड से। स्किमिंग करनी है, नोट्स घुमाने, अगर लेक्चर देखना है तो छोटा-मोटा लेक्चर आप वो वर्कशॉप के देख सकते हो। तो ये जो काम था डे 8 टू डे 10 वाला, ये 1-2 दिन में भी कर सकते हो आराम से। डे 11 में आपके पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है।
डे 12 में आपके पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है। वैसे ये जो 2 दिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में लगा रहे हो, ये प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग के साथ लगा रहे हो, वैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, टेक्निक्स और ये सब करके ना 1 दिन में कर सकते हो, लेकिन 2 दिन लगा क्योंकि टाइम है, क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर 2 दिन भी लगा रहे हो तो वेल एंड गुड है ये। डे 13 इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टीओसी आ गए, ये मैं आपको बताया हुआ है, वो शीट दी हुई है, वो उससे हो जाएगा। फिर डे 14 में आईटी कंट्रोल और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ये आ गए आपके पास। फिर इसमें ये जो यूजिंग इंटरनल ऑडिटर एक्सपर्ट है वो वाले स्टैंडर्ड्स आ गए। ये 2 चीज़ें आप 1 दिन में कवर कर सकते हो और ये 2 डेज़ 1 दिन में आप कवर कर सकते हो। तो बेसिकली ये 2 दिन में हो सकती है ये चारों चीज़ें। ये 4 दिन बेसिकली। लेकिन आपके पास टाइम मौजूद है तो 4 दिन भी लगाओ। 3 दिन लगा लो क्योंकि हम लोग ये 20 डेज़ के हिसाब से बना हुआ है। मैं चाह रहा हूँ आप 15 डेज़ में इसको स्क्यूज़ कर ले। 15 डेज़ में इसको कंप्राइज़ कर ले, 15 डेज़ में आप इसको समराइज़ कर ले। तो सब्सटेंटिव इम्पोर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आसान है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। फिर आपकी ग्रेड डी आ गई, जो आखिरी ग्रेड आ गई, जो आपकी 15 टू 25 मार्क्स की थी। और इसके अंदर हमारे पास डे 15 में सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, आइज़ा 560 छोटा सा स्टैंडर्ड है। रिटन रिप्रेजेंटेशन है, आइज़ा 580 छोटा सा स्टैंडर्ड है। दोनों को आप नोट्स के थ्रू कवर कर सकते हो। फिर डे 16 में गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट है, 570 लेकिन छोटा सा और आसान सा स्टैंडर्ड है और बहुत जल्दी कवर होएगा। डे 17 में आइज़ा 450 इवैल्यूएशन ऑफ दिस स्टेटमेंट छोटा सा स्टैंडर्ड है। और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिपोर्ट को किस तरह ड्राफ्ट करना है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ ड्राफ्ट होगा, मॉडिफाइड ओपिनियंस के साथ ड्राफ्ट होंगे, रिपोर्ट का क्या कंटेंट है, इस पे आप टाइम लगा लेना, इस पे टाइम लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और डे 18 में कुछ आयता 700 की सीरीज की कुछ और स्टूडेंट्स करोगे, जिसमें कैम आ गया, एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ आ गया, अदर मैटर पैराग्राफ आ गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 2 दिन में आप कर रहे हो, 450 को अगर मैं हटा दो, ये ऑडिट रिपोर्ट प्लस ये वाले स्टैंडर्ड्स, ये 700 वाली सीरीज है, तो इसका एक सवाल लंबा मैंडेटरी आ रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पास पेपर्स भी करनी है, इसकी कुछ ड्राफ्टिंग भी करनी है। तो ये 15 टू 18 डेज आपके इधर हो गए। वैसे आप ये डे 17 और डे 18 में जो हो रहा है, ये आप 1 दिन में कर सकते हो और डे 15 और 16 में जो हो रहा है, 1 दिन में कर सकते हो। टोटल ये 2 दिन में हो गया। अगर आप इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा भी लगा दो रिपोर्टिंग 700 वाली सीरीज में, तो +1 करें, तो आप 3 दिन में इसको आराम से कवर कर सकते हो। तो ये जो 18 डेज़ के अंदर इस प्लान के मुताबिक आपका पूरा सिलेबस हो गया है और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। वैसे आपका अराउंड 10 टू 12 डेज़ में आपकी ये सिलेबस की कहानी कवर हो जाएगी। जो आखिरी 2-3 दिन है वो आपके आपके लिए मॉक्स के लिए रखे गए हैं। आप पास पेपर्स कर सकते हो, जो मुश्किल टॉपिक्स है उसको रिवाइज़ कर सकते हो और जो आपकी लैकिंग है उस ड्राफ्टिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो। सर आसिफ के जो हैंड आउट्स मैंने आपको सजेस्ट किए उनको घुमा सकते हो और टाइम मॉक ज़रूर करना। टाइम मतलब आप टाइम लगा के एक सिम्युलेटेड मॉक करना, 1 नहीं बल्कि 2-3 मॉक्स करना, ताकि आपको पेपर के अंदर जब बैठो तो मुश्किल ना हो। क्योंकि पेपर में आपके एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, आपकी एंग्ज़ायटी का प्रेशर, वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। तो जब घर पे बैठ के एक बार टाइम मॉक कर लोगे, टाइम लगा के कर लोगे, तो पेपर में मुश्किल नहीं होगी और आपका ये 15 दिन में ऑडिट का पेपर आप आसानी से पास कर सकते हो। मोर देन इनफ टाइम है। बस अल्लाह पे तवक्कल रखना है और ये पेपर हो जाएगा आपका। चलिए थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग को देखते हैं। जब ऑडिट के सवाल करेंगे नॉर्मली 10 मार्क 8-10 मार्क के सवाल आते हैं। तो उसमें 2 टू 6 अप्रोच लेके चलनी है आपको। 2 मिनट आपको देखने हैं, सिनेरियो को अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 मिनट आपको सिनेरियो को सोचना है। थिंक करना है और 6 मिनट में आपको उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है, ड्राफ्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर ये आपने 4 मिनट नहीं दिए ना, तो ये ड्राफ्टिंग में जो 6 मिनट है ना, उसकी जगह 12 मिनट लगेंगे। ये 4 मिनट देना इम्पोर्टेंट है कि रीड अच्छे से करना है और थिंक अच्छे से करना है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब ड्राफ्टिंग में एक इंटरकनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ज स्टैंडर्ड्स किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड्स कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमारे पास मॉडिफिकेशन का सवाल है, तो उसके अंदर गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड कनेक्ट हो सकता है। तो स्टैंडर्ड की कनेक्शन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा सिनेरियो पढ़े, डायरेक्टली कंक्लूजन में आपको जंप नहीं करना। पहले सिनेरियो को समझिए। फॉर एग्जांपल अगर आरपी का कहीं इश्यू आया है, तो डायरेक्ट आप प्रोसीजर नहीं बता दोगे। पहले एस्टेब्लिश करो क्या ये रिलेटेड पार्टी है भी या नहीं। उसके बाद आप देखो क्या ट्रांज़ैक्शन अकर हुई है। आपको फिर जज करना है क्या ट्रांज़ैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस है भी या नहीं।
उसके बाद आपको प्रोसीजर बताने हैं। पहले आपको एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पहले पूरा सिनेरियो समझना है, डायरेक्टली प्रोसीजर्स में जंप नहीं करना। जब भी आपसे ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करने को बोला जाता है, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? जो सवाल में रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल में लिखा है ड्यू टू कोविड एंड इकोनॉमिक रिसेशन, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरा क्या हो गया? रिस्क फैक्टर हो गया। मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है, ये मेरा बिजनेस रिस्क है। कोविड आ गया, कोविड की वजह से मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, मुझे नुकसान हो सकता है। मैंने बिजनेस रिस्क सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपको देखना है कि इसकी वजह से कहाँ मिस स्टेटमेंट आ सकती है और कैसी मिस स्टेटमेंट आ सकती है। क्या मिस स्टेटमेंट है, क्या ओवर स्टेटमेंट है, क्या अंडर स्टेटमेंट है। उसके बाद आपको डायरेक्शन बतानी है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट किस चीज की हो रही है? आपको अकाउंट बैलेंस और अजर्शन बतानी है। जैसे हमारी वैल्यूएशन ऑफ पीपी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री हो गई, कोई भी ऐसी चीज आपको क्या करना है? पिन पॉइंट करना है, अजर्शन भी बतानी है और अकाउंट बैलेंस भी बताना है। सबसे पहले क्या करना है? रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके देखना है क्या हो रहा है। मिस स्टेटमेंट हो रही है, ओवर स्टेटमेंट हो रही है, अंडर स्टेटमेंट हो रही है, किस अकाउंट बैलेंस की हो रही है, कौन सी अजर्शन पे अफेक्ट आ रहा है। उसके बाद आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कनेक्ट करोगे। ये 3 स्टेप तो जनरल है। मैं बोलूंगा इसमें आपको ऑडिट की कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्रैम कर रहे हो, आप खुद इसको बेसिकली ड्राफ्ट कर सकते हो। ये जो चौथा पॉइंट है ना, यहाँ आपका रिपोर्टिंग का पार्ट आ जाता है कि आपकी रिपोर्टिंग कितनी स्ट्रांग है। आपको IFRS या IAS से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि पीपी इम्पेयर्ड हो चुका है, लेकिन मुझे डर है, ऑडिट रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की एज पर IAS 36। तो ये 4 पॉइंटर की ड्राफ्टिंग टेक्निक है ऑडिट के लिए। क्या? सबसे पहले रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट है। नंबर 3, अकाउंट बैलेंस एंड असर्शन। नंबर 4, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक कर लो और आपको डर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर रही। तो ये आपका पूरा एक जनरल एक टेक्निक है जो सर इब्राहिम ने मुझे समझाई थी। तो ये मुझे काफी हेल्प आई थी। और आपका रिस्क का सवाल इधर से हो जाता है। रिस्क इतना मुश्किल है ही नहीं, आपको रिपोर्टिंग की सिर्फ नॉलेज चाहिए। मेरे हिसाब से ऑडिट की कोई क्रैमिंग वाली कोई ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए। उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक तो लंबी नहीं करनी है, आपको पिन पॉइंट करना है। अगर उसने कोई अजर्शन बोली भी है, इसको वेरीफाई करना है, इसको किस तरह वेरीफाई करूंगा, तो आपको घुमाना नहीं है, डायरेक्टली अपने जो प्रोसीजर्स बताने हैं वो टू द पॉइंट बताने हैं, बी स्पेसिफिक होना है। अच्छा, और ऐसा नहीं है वेग स्टेटमेंट देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई लीगल केस का बोला इसने, जो लीगल एक्सपेंसेस है उसमें मैं क्या प्रोसीजर लिख सकता हूँ, आप डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं लिखोगे चेक द लीगल केस। बहुत वेग स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट किस तरह देनी है कि बोर्ड मिनट्स को डालो। बोर्ड मिनट्स को जब रीड करोगे तो क्लाइंट ने जो आपकी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है लॉयर के साथ, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको आप क्या करो? रिव्यू करो। उसके अंदर आप देखो कोई ऐसा अनडिस्क्लोज केस तो नहीं है जो अफेक्ट कर रहा हो, कोई ऐसी कंटेंजेंसी तो नहीं है जो ऑडिटर को नहीं बताई। तो इस तरह आपको वेग स्टेटमेंट नहीं देनी, एक प्रॉपर स्टेटमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर ड्राफ्ट करना है 2 से 3 लाइनों का, जिसमें आप पूरा समझा रहे होगे। उसके बाद जैसे कोड ऑफ एथिक्स है, इसको भी 5 स्टेप में आपको ब्रेक डाउन करना है। कैसे आपको उसकी ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग करनी है? सबसे पहले तो सिनेरियो को आइडेंटिफाई करो कि क्या है, फैमिली रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो रहा है या सर्विस है या कुछ भी है। फिर पिन पॉइंट करो उसको सब सिनेरियो में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरा क्लाइंट जहां मैं ऑडिट कर रहा हूँ वहां मेरा कोई फैमिली मेंबर है, अब वो कितना क्लोज है मेरे से, क्या वो इमीडिएट है, क्या वो क्लोज फैमिली मेंबर है। उसके बाद आप ट्रेथ को आइडेंटिफाई करो। ट्रेथ क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट की ट्रेथ आ रही है, क्या वो ट्रेथ आ रही है आपकी। फिर उसकी सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करो। ऐसा तो नहीं है वो नॉर्मल सा कोई वर्कर है तो वो उस मेरे लिए सिग्निफिकेंट ही नहीं है। अगर वो की बोर्ड मेंबर या CFO या कोई ऐसा पर्सनल है जिसका एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अफेक्ट आता है, तो वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है ना। और उसके बाद एंड में आप क्या करोगे? सिंपल सेफ गार्ड्स बताओगे केस को किस तरह अवॉइड कर किया जा सकता है। क्या जो बंदा ऑडिट कर रहा है उसको टीम से निकाल दिया जाए? क्या उस जो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडिटर हूँ, मुझे इस तरह के पोर्शंस दिए जाए, इस तरह की लाइन आइटम्स दी जाए कि मेरे रिश्तेदार से मेरी कम्युनिकेशन ही ना हो ड्यूरिंग द ऑडिट। तो आपको सेफ गार्ड सीखने हैं। ये जो मैंने सारी रिसोर्सेज डिस्कस किए मैं ऐसा करूंगा, इसकी लिंक्स बना लूंगा इसको अपलोड करके कहीं। और ये मैं यूट्यूब जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ये सारी लिंक्स डाल दूंगा। तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी शायद नेविगेशन करने में। तो ये सब अवेलेबल होगा। तो आपका ऑडिट का पेपर बहुत डुएबल है।
बस अल्लाह पे यकीन करें और स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि आप डरे ना ऑडिट से। ऑडिट का पेपर में आपने देखा होगा पासिंग रेशियो कम है, अटेम्प्ट्स बार-बार लग रही है स्टूडेंट्स की। लेकिन अगर आपने राइट स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो ऑडिट का पेपर मुश्किल नहीं है। अल्लाह पर तवक्कल रखें, ये पेपर आप 15 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के अंदर भी कर सकते